यूनिट 1 की समरी, मार्केटिंग मैनेजमेंट। देखिए, सबसे पहले व्हाट आर द मैक्रो एनवायरमेंटल ट्रेंड्स एंड फोर्सेस। पहले ट्रेंड और फेड, ये एमसीक्यू आएंगे। ट्रेंड का मतलब डायरेक्शन ऑफ इवेंट्स और सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, जिसमें सम मोमेंटम यानी स्पीड होती है या ड्यूरेबिलिटी लॉन्ग लास्टिंग हो वो। और जबकि फेड जो है ना, वो अपोजिट ऑफ ट्रेंड है। वो अनप्रिडिक्टेबल होता है, शॉर्ट रन होता है, और इसमें कोई सोशल इकोनॉमिक या पॉलिटिकल उसका सिग्निफिकेंस नहीं होता है। अगर समझो कि नया प्रोडक्ट या तो मार्केट हो, मार्केटिंग प्रोग्राम हो, तो अगर उसको सक्सेसफुल बनाना हो तो वो ट्रेंड्स के साथ में मैच होना चाहिए, फेड के साथ में नहीं। देयरफॉर ट्रेंड स्पॉटिंग स्किल मार्केटिंग मैनेजर्स के अंदर होनी जरूरी है। अब इसमें 6 मेजर फोर्सेस है ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर। एक डेमोग्राफिक, एक के बाद एक अपने समझते हैं। देखिए, इसमें पहले डेमोग्राफिक एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है। आपको सीधा यही पूछेंगे कि इसमें एलिमेंट्स क्या क्या है, तो वर्ल्ड वाइड पॉपुलेशन ग्रोथ, जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ उतना ज़्यादा मार्केट बढ़ेगा। और टॉय मार्केटर्स, फाउंडर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स, आंट्स एंड अंकल्स, पैम्पर दीज लिटिल एम्परर्स। एम्पेरेंट्स यानी महाराजा, बच्चों को महाराजा ही बोलते हैं ना। पॉपुलेशन एज मिक्स 6 कैटेगरी है इसमें। सबसे पहले चिल्ड्रन, प्री स्कूल एज वाले चिल्ड्रन, फिर टीन्स, यंग एडल्ट, मिडिल एजेड और ओल्डर एडल्ट। 6% पॉपुलेशन 60 प्लस की है, और वो 9% हो जाएगी 2025 तक। तो एथनिक मार्केट यानी, याद रखना ये डिफरेंट एरियाज को जो बिलोंग करते हैं, अलग अलग एरिया के जो मार्केट होते हैं उसको एथनिक मार्केट बोलेंगे। एजुकेशनल ग्रुप में पहले इलिटरेट आते हैं, फिर उसके बाद में कितनी कैटेगरीज है, 5 कैटेगरी। और इसमें इलिटरेट, हाई स्कूल ड्रॉप आउट, हाई स्कूल डिग्रीज, कॉलेज डिग्री और प्रोफेशनल डिग्री वाले। 99% पॉपुलेशन जापान के अंदर लिटरेट है, और 36% पॉपुलेशन यूएस के अंदर कॉलेज एजुकेटेड है। हाउस होल्ड पैटर्न यानी मतलब अकेले रहते हैं, एडल्ट्स जो साथ में रहते हैं, सिंगल पेरेंट फैमिलीज, चाइल्डलेस, मैरिड कपल्स एंड एम्प्टी नेस्टर। एम्प्टी नेस्टर का मतलब क्या, वो लोग जिनके बच्चे बड़े हो चुके हैं, उनको छोड़ के जा चुके हैं, यानी अपने अपने लाइफ को सेटल करने के लिए। मार्केटर्स मॉनिटर, इन सबको मॉनिटर करते हैं। जोग्राफिकल शिफ्ट इन पॉपुलेशन मतलब रूरल से अर्बन एरिया, या उसके बाद में सब अर्बन एरिया के अंदर जाना। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट है, तो इसमें परचेसिंग पावर के अंदर ट्रेंड्स आता है। देखो, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन 4 तरह के स्ट्रक्चर्स है। एक तो सब्सिस्टेंस इकोनॉमी, रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग इकोनॉमी, इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल इकोनॉमीज। इसमें एग्जांपल याद रखने के हैं कि सब्सिस्टेंस में जहाँ पे मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी कम है। रॉ मटेरियल एक्सपोर्टिंग मतलब एक्सपोर्ट करते हैं, खुद बनाते कुछ नहीं है। इंडस्ट्रियलाइजिंग इकोनॉमीज, वो इंडिया और फिलीपींस, जो विद फ्यू रिच क्लास और ह्यूज मिडिल क्लास। और इंडस्ट्रियलिस्ट इकोनॉमी, इंडस्ट्रियल इकोनॉमी यानी बड़ी इकोनॉमीज। सेविंग डेट और क्रेडिट अवेलेबिलिटी, लोन आसानी से मिले। आउटसोर्सिंग एंड फ्री ट्रेड, यानी कंपटीशन कैसा है। और अगर आउटसोर्सिंग अगर होता है ना, तो इससे अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में होता है, क्योंकि बाहर जॉब चले जाते हैं, बाहर के लोगों को काम मिलेगा, अपने लोगों को नहीं मिलेगा। ये इसका प्रॉब्लम है। फिर सोशल कल्चरल एनवायरनमेंट में लोगों, पीपल्स वैल्यूज एंड नॉर्म्स, पीपल वैल्यू एंड नॉर्म्स, 3 चीजें आती है। अब देखो, हाई परसिस्टेंस ऑफ कोर वैल्यूज, ये पूछ सकते हो। इसमें कोर बिलीफ और वैल्यूज जिसके अंदर हो। फिर उसके बाद में सेकेंडरी बिलीफ, कोर बिलीफ यानी इसके बिना चले ही ना, ये तो मानना ही पड़े। ये कहाँ से आता है, पेरेंट्स और स्कूल्स, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन वगैरह। सेकेंडरी बिलीफ के अंदर जो वैल्यू सीखी जाती है पर वो कोर नहीं है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल, मदर अगेंस्ट ड्रंक ड्राइवर डज नॉट ट्राई टू स्टॉप द सेल ऑफ अल्कोहल, लेकिन वो ऐसे ड्राइवर को अपॉइंटेड नहीं करने देते, बट इट ट्राइज टू प्रमोट द आइडिया ऑफ अपॉइंटिंग सच ड्राइवर जो ड्रिंकिंग ना करता हो। अब एग्जिस्टेंस ऑफ सब कल्चर यानी कल्चर के अंदर जो दूसरा कल्चर डेवलप होता है, जैसे कि
हाँ, अपने कल्चर के अंदर टीनेजर का कल्चर अलग से होता है। वो ट्रेंड सेटर्स होते हैं, याद रखना ये टीनेजर्स। शिफ्ट्स ऑफ सेकेंडरी कल्चर वैल्यूज थ्रू टाइम। शिफ्ट होती है, यानी सेकेंडरी कल्चर कोर वैल्यूज है ना, वो शिफ्ट होती है। मतलब यहाँ लिखा गया है कि अपने जो भी मूवीज में देखते हो उसको फॉलो करते हैं हम। फिर नेचुरल एनवायरनमेंट मतलब जो डिग्रेडेशन हो रहा है नेचुरल एनवायरनमेंट में, उसके हिसाब से अपने को बहुत सेट करना पड़ता है। पहली बात तो शॉर्टेज ऑफ रो मटेरियल, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अर्थ के रो मटेरियल में अनलिमिटेड भी है और लिमिटेड भी है। लिमिटेड में कुछ रिन्यूएबल है तो कुछ नॉन रिन्यूएबल है। अब इंक्रीज एनर्जी कॉस्ट, एनर्जी की कॉस्ट बढ़ती जा रही है क्योंकि सबकी प्राइसेस इंक्रीज होती है। एंटी पोल्यूशन मेजर्स, गवर्नमेंट्स एंटी पोल्यूशन मेजर्स have created large market for many companies. They can provide alternative method for production and packaging. पैकेजिंग और प्रोडक्शन दोनों में अलग अलग मेथड्स। और चेंजिंग रोल ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का रोल चेंज होता है। गवर्नमेंट पहले सफिशिएंट फंड एनवायरनमेंट को क्लीन करने के लिए उसके पास भी ऐसी फैसिलिटीज होती है और वो रिस्ट्रिक्शन लगाती है। पॉलिटिकल लीगल एनवायरनमेंट, इसमें बिजनेस के लिए लेजिस्लेशन मतलब कानून बनाए जाते हैं अलग अलग, इसको मानने पड़ते हैं। फिर उसके बाद में ग्रोथ ऑफ स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप, कुछ ऐसे लोग हैं जो प्रेशराइज करते हैं जैसे कि ह्यूमन राइट्स वाले। फिर उसके बाद में कंज्यूमर राइट्स वाले, वीमेन राइट्स वाले, ये सब प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर टेक्निकल एनवायरनमेंट। अब टेक्निकल एनवायरनमेंट ये वन ऑफ द ड्रामेटिक फोर्सेस है। अब इसमें पहली बात तो टेक्नोलॉजिकल चेंज, उसको एक्सेलरेट यानी बढ़ाना है। इसमें टेक्नोलॉजी टेली कम्युनिकेट यानी दूर तक बैठे हुए आदमी से भी अपने कम्युनिकेशन कर सकते हैं आज। और अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज फॉर इनोवेशन, टुडे साइंटिस्ट आर वर्किंग ऑन न्यू रेंज ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें बायोटेक्नोलॉजी और रोबोटिक्स आता है। वेराइंग R&D budgets, research companies such as DuPont and Pfizer are increasing their R&D budgets very cautiously यानी alertly. Increased regulation of technological change, the new technology must be safe होनी चाहिए, और so it must be approved by the authority. For example, food and nutrition department in case of eatables. अब एक्सप्लेन STB मॉडल। STB का मतलब देखो, सेगमेंटेशन, टारगेटिंग एंड मार्केट पोजीशनिंग, ये आएगा एग्जाम में। इसमें से कौन कौन सा, मतलब क्या होता है इसका। एस का मतलब मार्केट सेगमेंटेशन, टी का मतलब मार्केट का टारगेट, और पोजीशनिंग मतलब मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना, कि अपनी प्रोडक्ट को कौन से लेवल पे अपने देखते हैं। ऐसा मार्केट सेगमेंटेशन इसमें डिवाइड करना, ये आएगा MCQ में। हेट्रोजीनियस मार्केट को सेवरल होमोजीनियस मार्केट में, अलग अलग मार्केट को एक तरह के मार्केट में डिवाइड करने का। और हर मार्केट का कैरेक्टरिस्टिक सब सेम होते हैं। तो मार्केट सेगमेंटेशन जरूरी है क्योंकि एंटायर मार्केट अलग अलग है, कस्टमर अलग, उनकी नीड अलग, इनकम अलग, सब अलग, तो इसलिए हर प्रोडक्ट हर किसी के लिए नहीं चलती। फिर इसमें कैसे अपने डिवाइड कर सकते हो, तो जोग्राफिकल बेसिस, डेमोग्राफिक, साइकोग्राफिक और बिहेवियरिस्टिक। तो आपको ये भी MCQ में आ सकता है, जैसे रिलीजन, रीजन और क्लाइमेट। रीजन यानी विस्तार, और क्लाइमेट के बेस के ऊपर उसको ज्योग्राफिकल बोलेंगे। एज, इनकम, एजुकेशन, फैमिली साइज और ऑक्यूपेशन, इसके ऊपर बेस्ड हो तो डेमोग्राफिक बोलेंगे। लेकिन सोसाइटी के ऊपर, लाइफस्टाइल के ऊपर या पर्सनालिटी के ऊपर इसको साइकोग्राफिक। और ओकेजन, कौन से ओकेजन के लिए कंज्यूमर खरीद रहा है, यूजर का स्टेटस क्या है, उसका रेट क्या है, कितनी बार वो खरीदता है। फिर बेनिफिट्स एक्सपेक्टेड, कौन कौन से बेनिफिट्स उसको चाहिए, लॉयल्टी स्टेटस और एटीट्यूड कैसा है उसका, ये सब बातें इसमें आ जाती है। एक बार मार्केट सेगमेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद में वो अट्रैक्टिवनेस ऑफ ईच सेगमेंट प्रॉपर्ली, मार्केट में अपने को अपॉर्चुनिटीज दिखती है फिर उसी में। फिर मार्केट टारगेटिंग, अब टारगेट करेंगे अपने मार्केट को। टारगेटिंग का मतलब ये भी आएगा, वंस मार्केट सेगमेंटेशन इवैल्यूएशन देन द कंपनी हैज टू डिसाइड कि कौन से सेगमेंट या तो कौन से सेगमेंट्स के अंदर अपने को एंटर होना है या तो वहां पे सर्विस देनी है, तो इसको टारगेटिंग बोलते हैं। ये आएगा अगर कंपनी के पास लिमिटेड स्किल और लिमिटेड रिसोर्सेज है तो एक या तो कुछ सेगमेंट के अंदर घुसेगी, और अगर उसकी कंपनी बहुत बड़ी है तो फुल मार्केट को कवर करेगी। फिर मार्केट पोजीशनिंग का मतलब क्या, डिसाइड करना कि कंपनी मार्केट में कौन सी पोजीशन हासिल करना चाहती है। व्हाट पोजीशंस द कंपनी वांट टू
ऑक्यूपाई इन द मार्केट थ्रू इट्स प्रोडक्ट। मार्केट पोजिशनिंग का मतलब अरेंजमेंट बाय विच द प्रोडक्ट कैन ऑक्यूपाई क्लियर डिस्टिंक्टिव एंड डिजायरेबल प्लेस रिलेटिव टू इट्स कॉम्पिटिंग ब्रांड्स इन द माइंड्स ऑफ द टारगेट कंज्यूमर्स। यानी हमारे जो कंज्यूमर्स है उसके माइंड में प्रोडक्ट के बारे में अलग इमेज बनाना वो आता है। जैसे Hyundai कार लो प्राइस के कारण, और जेगुआर है वो आर्ट और मशीन दोनों का ब्लेंडिंग। ऐसा माइंड में एक माइंड सेट बनता है, तो हम अपने प्रोडक्ट को ऐसे कंज्यूमर के माइंड में प्रोजेक्ट करते हैं ऐसा। फिर टॉपिक 2 स्टार्ट हो रहा है, देखो इसमें माइक्रो, ये मैक्रो हो गया, अभी माइक्रो मार्केटिंग एनवायरनमेंट। इसमें माइक्रो में कौन कौन सी चीजें आती है, तो मेजर फैक्टर्स, पहले मैक्रो और माइक्रो में फर्क देख लीजिए। वो इसी में आ सकता है। फैक्टर क्लोज टू कंपनी, माइक्रो में वो कंपनी के साथ कनेक्टेड है, और ये कंपनी के साथ भी नहीं लेकिन कंपनी के आजू बाजू के पूरे एनवायरनमेंट के साथ में, होल माइक्रो माइक्रो इकोनॉमी अफेक्ट्स द होल माइक्रो एनवायरनमेंट। बहुत सोसाइटी की इफेक्ट भी सब उसके अंदर आ जाती है। अब इसमें माइक्रो एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट विद इन द कंपनी इम्पैक्ट मार्केटिंग प्लानिंग विद इन द कंपनी, कंपनी के अंदर है, और इसमें ऑर्गेनाइजेशन को माइक्रो एनवायरनमेंट डायरेक्टली अफेक्ट करती है, और ये सीधे फॉर्म के साथ कनेक्टेड होती है। और ये आपको ट्रू और फॉल्स में पूछ सकते हैं, ये चारों चार, कि इसमें से कौन सा ट्रू कौन सा फॉल्स है। फॉल्स यानी इसमें कुछ बदल के देखें, द बिजनेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय दिस एनवायरनमेंट। अब मेजर फैक्टर्स इन कंपनी माइक्रो एनवायरनमेंट, तो पहले तो कंपनी खुद, उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इसमें काम करने वाले लोग, मैनेजर्स जो खास करके, मार्केटिंग प्लान्स उनकी फिलोसफी को रिवील करता है। मार्केटिंग डिसीजंस लाइक न्यू प्रोडक्ट एक्सपेंशन एक्सेट्रा डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इट डिपेंड्स अपॉन फाइनेंस, मैनेजरियल स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। फिर सप्लायर्स प्रोवाइड resources needed to produce goods and services. Important link in the value delivery system. Most marketers treat suppliers like partners. Marketers must watch supply availability and pricing. यानी यहाँ पे ज़्यादातर जो हमारे सप्लायर्स है वो सब इसमें आ जाते हैं। उसके बाद में मार्केटिंग इंटरमीडिएटरीज जो कस्टमर तक पहुंचाते हैं, और रीसेलर एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेच देना, उसमें होलसेलर रिटेलर आते हैं। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन यानी घर घर जाके बेचना, और कस्टमर्स फाइनली परचेज रिक्वायरमेंट वेरी यानी चेंज होती है फ्रॉम कस्टमर टू कस्टमर। इसमें उसका कल्चर, उसका सोशल सोसाइटी और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स भी हमेशा याद रखने। अब टाइप ऑफ कस्टमर मार्केट ये पूछ सकते हैं एमसीक्यू में, पूरा टॉपिक है ये इम्पोर्टेंट। कंज्यूमर मार्केट जिसमें खुद के कंजम्पशन के लिए अपने खरीदते हैं। बिजनेस मार्केट अपने प्रोसेसिंग के लिए खरीदते हैं। गवर्नमेंट मार्केट वो गवर्नमेंट एजेंसीज के द्वारा खरीदा जाता है। और इंटरनेशनल मार्केट उसमें बायर्स इन अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग कंज्यूमर्स प्रोड्यूसर रीसेलर एंड गवर्नमेंट। रीसेलर मार्केट एक जगह से खरीद के दूसरी जगह बेचने वाले। इंस्टीट्यूशनल मार्केट्स ये बड़े पैमाने पर परचेज एंड सेल करते हैं। और कॉम्पिटिटर्स है फाइन, इसमें कॉम्पिटिटर में कौन, कॉम्पिटिटर किस कंपनी के साथ में हमारी कंपटीशन है, इसमें उनका मार्केट शेयर कितना है, शेयर ऑफ माइंड एंड शेयर ऑफ हार्ट, तीन अलग अलग चीजें देखा जाता है। अब वन मस्ट अंडरस्टैंड competitor strength, must differentiate performs product and offering from those of, अपनी प्रोडक्ट अलग होनी चाहिए दूसरी प्रोडक्ट से, तो ही कंज्यूमर इसको एक्सेप्ट करेगा। अब पब्लिक में फाइनेंशियल पब्लिक वो लोग कि जिनके पास से कंपनी इन्फ्लुएंस द कंपनीज एबिलिटी टू ऑब्टेन फंड्स, यानी बाहर से पैसा लाना है अगर कंपनी को, बैंक और वो सब आता है। मीडिया पब्लिक यानी वो न्यूज़ फीचर्स और एडिटोरियल ओपिनियन अपना ओपिनियन देते हैं, तुम्हारी प्रोडक्ट को रैंक देते हैं। फिर गवर्नमेंट पब्लिक उसके अंदर कौन आते हैं, वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन सब आ गई। सिटीजन एक्शन पब्लिक उसमें कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट के ग्रुप माइनॉरिटी ग्रुप और बाकी सब लोग आ जाते हैं। फिर लोकल पब्लिक के अंदर जो नेबरहुड में जो लोग रहते हैं आजू बाजू रहने वाले लोग और कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन। और जनरल पब्लिक के अंदर बाकी सब लोग आ जाते हैं। पब्लिक इमेज टू द कंपनी अफेक्ट इट्स बाइंग एंड इंटरनल पब्लिक यानी कंपनी के अंदर काम करने वाले वर्कर्स, मैनेजर्स, वॉलंटियर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये नया टॉपिक है, इसके आने पूछे जाने के चांसेस ज़्यादा है, ये जो ऊपर मैंने समझाया वो। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर,
कंज्यूमर के बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करने वाला सबसे पहले कल्चरल फैक्टर, ये पूछेंगे आपको किस तरह से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चरल फैक्टर, इज वन ऑफ द कल्चरल फैक्टर्स, इस तरह से पूछो। और नीचे आपके सामने चार ऑप्शन में से तीन गलत एक सही, इस तरह से हो सकता है। इसमें कल्चर है पहला। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर माना जाता है। फिर उसके बाद में सब कल्चर, सब कल्चर में ये भी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से नेशनलिटी ग्रुप, यानी इंडियन, ब्रिटिश, अमेरिकन। रिलीजियस ग्रुप में हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। रेशियल में ब्राह्मण, जैन, वैष्णव, हिंदू के अंदर अलग अलग जाति। और इसके बाद में ज्योग्राफिकल ग्रुप में गुजराती, महाराष्ट्रन, पंजाबी, मद्रासी। When there is a growth of subculture, the companies design the specialized marketing programs to serve each such culture. यानी जब कोई भी नए कल्चर का ग्रोथ होता हो, तब कंपनी नया नया मार्केटिंग प्रोग्राम सबके लिए डिसाइड करेगी। फिर आता है उसके बाद में सोशल क्लास। द सोशल क्लासेस आर रिलेटिवली homogeneous and enduring divisions of a society. They are in the hierarchy and their members share similar values, interests and behavior. यानी सोशल क्लास में सेम तरह के लोग होते हैं। अभी अलग अलग क्लासेस है, लोअर क्लास, अपर क्लास, वर्किंग क्लास, मिडिल, अपर मिडिल, लोअर और अपर क्लास। ये सोशल फैक्टर्स, इसमें रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का मतलब कि जिनके साथ में इंसान इंटरेक्ट करता है, बराबर। इसमें देखो प्राइमरी ग्रुप में फ्रेंड्स, फैमिलीज आते हैं। सेकेंडरी ग्रुप में प्रोफेशनल एसोसिएशन, क्लब आते हैं। फिर एस्पिरेशनल ग्रुप के अंदर जो इंसान ज्वाइन करना चाहता है वैसे ग्रुप्स आते हैं। और डिसोशिएटिव ग्रुप के अंदर जिसकी वैल्यूज को इंडिविजुअल ने रिजेक्ट कर दिया है, यहाँ पे नहीं जाना है ऐसा। द मैन्युफैक्चरर्स ऑलवेज ट्राई टू रीच द ओपिनियन लीडर्स है, याद रखना, ये आ सकता है एमसीक्यू में। ओपिनियन लीडर्स विद इन ईच ग्रुप, एक ऐसा इंसान होता है जिसके ओपिनियन को सब मानते हैं पूरे ग्रुप के अंदर। और फैमिली, तो फैमिली बैकग्राउंड वो भी अफेक्ट करता है बिहेवियर को। फिर रोल एंड स्टेटस, पर्सन का कौन सा रोल है, इंसान कौन सा रोल प्ले करता है। जैसे कि एक ही इंसान बच्चों के सामने बाप की तरह से रोल प्ले करेगा, हस्बैंड की तरह से रोल प्ले करेगा, अपनी बीवी के सामने, माँ बाप के सामने बेटे की तरह से, तो कौन सा रोल है उसका। फिर पर्सनल फैक्टर, उसमें एज, स्टेज इन लाइफ साइकिल। जैसे कि अगर बच्चा है तो उसको बेबी फूड, मिल्क वगैरह चाहिए। और अगर ओल्ड एज है तो इसके अंदर डाइट, शुगर फ्री फूड। मार्केटर्स कंसिडर करते हो अलग अलग स्टेजेस, मैरिज, चाइल्ड बर्थ, इलनेस, डिवोर्स, विडोहुड, ये सब के ऊपर से कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे। ऑक्यूपेशन एंड इकोनॉमिक सर्कमस्टेंसेस, ऑक्यूपेशन ऑफ अ पर्सन अफेक्ट हिज बाइंग बिहेवियर। फॉर एग्जांपल, अ ब्लू कलर वर्कर विल बाय हिज यूनिफॉर्म और ऑर्डिनरी क्लोथ्स, जबकि जो प्रेसिडेंट है वो सूट वगैरह पहनता है। ऑक्यूपेशन पे डिपेंड करता है कैसी डिमांड है वो। फिर पर्सनालिटी एंड सेल्फ कंसेप्ट, हर इंसान अपनी पर्सनालिटी अलग रखता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस, जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस अलग होता है। डोमिनेंस, अपनी बात मनवाने का तरीका। ऑटोनॉमी, इंडिपेंडेंस जिसको बोलते हैं। फिर डिफरेंस, डिफरेंस किसी से अलग होना। सोशबिलिटी, डिफेंसिवनेस एंड अडेप्टेबिलिटी, ये सब में अलग अलग होते हैं इंसान। फिर लाइफ स्टाइल एंड वैल्यूज, लाइफ स्टाइल अगर सिंपल है तो वो लेस एक्सपेंसिव गुड्स खरीदेगा। फिर उसके बाद साइकोलॉजिकल फैक्टर्स में पहले मोटिवेशन आता है। A person is motivated by different types of needs which he wants to satisfy. Needs दो अलग अलग हिस्सों में होते हैं। बायोलॉजिकल नीड्स, जिसमें फूड, क्लोथ, शेल्टर, रेस्ट, वाटर। और साइकोलॉजिकल नीड्स के अंदर नीड्स, एस्टीम नीड्स, एक्सेट्रा। फिर ये एमसीक्यू में आएगा परसेप्शन का मीनिंग। परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड एंड बिलीफ, इन सबके मीनिंग्स आ सकते हैं। सबसे पहली बात, परसेप्शन का मतलब वे ऑफ थिंकिंग, इंसान क्या सोचता है। फॉर इंस्टेंस, इफ अ पर्सन थिंक्स दैट सेल्समैन बहुत एग्रेसिव है तो वो नहीं खरीदेगा, लेकिन लगता है कि सेल्समैन अगर हेल्पफुल है तो खरीदेगा उसके पास से। लर्निंग, यानी पास्ट एक्सपीरियंस उसको क्या सिखाता है, वो इसमें आएगा। यानी प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, अगर पास्ट प्रोडक्ट से वो सेटिस्फाइड नहीं है तो दूसरी बार उसको खरीदेगा नहीं। एटीट्यूड एंड बिलीफ, बिलीफ एंड एटीट्यूड ऑफ पर्सन ऑल्सो डिटरमाइन हिज लाइक्स एंड डिसलाइक, ये आ सकता है। पसंद नापसंद कंज्यूमर की इससे पता चलती है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है जिसमें से एक या तो दो एमसीक्यू आएंगे, वह है वेरियस स्टेजेस
इन्वॉल्व इन अ मॉडल बाइंग प्रोसेस। तो पहले प्रॉब्लम नीड रिकॉग्निशन आएगा, यहाँ पे इन्होंने प्रॉब्लम लिखा है, करेक्ट करवाया था मैंने। बाइंग प्रोसेस जब स्टार्ट होता है ना, तो बायर हैज सम नीड और प्रॉब्लम, पहले उसको कोई ज़रूरत होती है। अब नीड रिकॉग्निशन कब होता है, जब देयर इज गैप बिटवीन, ये लाइन याद रखनी है, उसकी एक्चुअल स्टेट में और डिजायर स्टेट के अंदर अगर गैप है ना, तो यानी वो जो चाहता है और जो उसके पास है, उन दोनों के बीच में अगर गैप है तो। और ये जो क्रिएट होता है वो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरह के फैक्टर से क्रिएट होता है। फिर इंफॉर्मेशन सर्च, एक बार जरूरत आई ना, तो उसके बाद में दो तरह से इंफॉर्मेशन सर्च, पहले हाइटेंड अटेंशन, जो चीज उसको खरीदनी है ना उसके ऊपर उसका अटेंशन बढ़ जाएगा, आजू बाजू वही चीज के बारे में वो पूछ परछ करेगा, वो सब देखेगा, एडवर्टाइजमेंट वगैरह देखेगा, अपने फ्रेंड से बात करेगा। फिर एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च, एक्टिव इंफॉर्मेशन सर्च यानी कि उसके बारे में आर्टिकल्स पढ़ेगा, फोन्स अगर है, फोन्स एंड फ्रेंड्स एंगेज इन अदर एक्टिविटीज टू नो अबाउट द कंप्यूटर, कंप्यूटर अगर उसको खरीदना है तो कंप्यूटर के बारे में हर तरह से इंक्वायरी करना शुरू करेगा वो। अब देखो वो किसके पास से इंक्वायरी करे, तो पर्सनल सोर्सेस, खुद के फैमिली फ्रेंड्स और नेबर्स के पास से, ये भी आ सकते हैं, चार और चार याद रखिए। फिर कमर्शियल सोर्सेज एंड एडवर्टाइजिंग वगैरह से, पब्लिक सोर्सेज यानी कंज्यूमर रेटिंग ऑर्गेनाइजेशन मास मीडिया, एक्सपेरिमेंटल सोर्सेज हैंडलिंग एंड एग्जामिनिंग यूजिंग द प्रोडक्ट उसमें आएगा। आउट ऑफ द ऑल ब्रांड्स अवेलेबल इन टोटल सेट ओनली अ फ्यू विल रिमेन, देखो कुछ ब्रांड तुम्हारे सिलेक्शन में रहेगी। अब इवेल्युएशन ऑफ ऑल्टरनेटिव इन मार्केट, मेनी ऑल्टरनेटिव प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल, हम इसको इवेल्युएट करेंगे, बहुत सारे एस्पेक्ट इसमें देखा जाता है प्रोडक्ट के बारे में। परचेस डिसीजन फिर लिया जाएगा, यानी परचेस डिसीजन लेने से पहले दो चीज तरह की चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, एक तो एटीट्यूड ऑफ अदर्स, यानी दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं, और अनएंटिसिपेटेड सिचुएशनल फैक्टर्स जैसे कि इनकम, फैमिली की एक्सपेक्टेड प्राइस, एक्सपेक्टेड बेनिफिट, अगर इस वो अगर फेवरेबली है तो परचेस डिसीजन में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर ये चेंज हो गया, जैसे इनकम कम हो जाए, तो वो कंज्यूमर उसको खरीदेगा नहीं। Once purchase intention becomes purchase decision, consumers has to take other sub decisions like brand decision, यानी कौन सी ब्रांड परचेज करनी है। फिर पोस्ट परचेज बिहेवियर, अब ये इसमें तीन में से कोई एक पूछा जा सकता है, देखो अगर परफॉर्मेंस उसके एक्सपेक्टेशन से मैच करेगा वो सेटिस्फाइड है, लेकिन परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा है तो वो हाईली सेटिस्फाइड, लेकिन अगर परफॉर्मेंस खराब है तो वो नॉट सेटिस्फाइड। यानी सेटिस्फेक्शन इज अ फंक्शन ऑफ एक्सपेक्टेशन एंड परफॉर्मेंस। अब पोस्ट परचेज एक्शन, एक्शन यानी उसके बाद कंज्यूमर क्या करेगा, उस प्रोडक्ट को अगर सेटिस्फाइड है तो वापस परचेज करेगा, डिससेटिस्फाई है तो किसी जगह कंप्लेन करेगा, या तो उस सेलर को हमेशा के लिए बॉयकॉट कर देगा। अब ये वाला भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, 3 से 4 एमसीक्यू इसमें से आ सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट सेगमेंटेशन मतलब मार्केट के हिस्से करने, वो आगे भी अपने देख चुके हैं, डिवाइडिंग टोटल हेट्रोजीनियस मार्केट फॉर अ प्रोडक्ट इनटू सेवरल सब मार्केट्स, यानी अलग अलग सेगमेंट में इसको डिवाइड करना, हर सेगमेंट को अपने होमोजीनियस यानी एक जैसा मानते हैं। याद रखना ये डेफिनेशन देने वाले कौन, स्टैंटन। अब मार्केट सेगमेंटेशन कौन से आधार पे किया जाता है, तो ज्योग्राफिकल, विस्तार पे, इसमें रीजन यानी कौन सी ईस्ट वेस्ट वगैरह, सिटी यानी मेगा सिटी मेट्रो सिटी, फिर डेंसिटी पॉपुलेशन कितनी है, रूरल अर्बन एरिया सबअर्बन एरिया, क्लाइमेट कैसा है, हॉट कोल्ड ह्यूमिड, और साथ में लोगों का एटीट्यूड और बिहेवियर भी समझना है। फिर डेमोग्राफिक में सबसे इम्पोर्टेंट आता है एज और फैमिली साइज है, उसके बाद में फैमिली लाइफ साइकिल यानी सिंगल न्यूली मैरिड वगैरह, जेंडर मेल फीमेल आएगा इसके अंदर, और इनकम, मिडिल इनकम, लोअर इनकम, हायर इनकम, ऑक्यूपेशन में कौन सा है, बिजनेसमैन, प्रोफेशन, सैलराइड एम्प्लॉय कौन सा है, फिर एजुकेशन कितना है, अनएजुकेटेड, मॉडरेटली एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड क्या है, रिलीजियन कौन सा, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन, जनरेशन, न्यू जनरेशन ओल्ड जनरेशन, नेशनलिटी कौन से नेशन का है वो, फिर सोशल क्लास, सोशल क्लास यानी कौन से क्लास से है वो,
फिर साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, इसमें दो चीजें याद रखो, इसमें से क्वेश्चन है ना यही निकलते हैं कि डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन में इसमें से कौन सा आएगा ऐसा, वो क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। फिर उसके बाद में साइकोग्राफिक में वो साइकोलॉजी कस्टमर की, साइकोलॉजी यानी मानसिकता, इसमें सबसे पहले तो लाइफस्टाइल, किस तरह की लाइफस्टाइल वो चाहता है। फिर पर्सनालिटी कैसी है, वो इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट यानी बातें किसी से ज्यादा ना करने वाला, एक्सट्रोवर्ट यानी बोल बोल करने वाला, एग्रेसिव यानी हमेशा हर जगह पे सबसे पहले आगे बढ़ने की उम्मीद रखने वाला, एम्बिशियस जिंदगी में कुछ कमाना चाहता है वैसा इंसान। पीपल सिलेक्ट प्रोडक्ट्स विच अफेक्ट मैच देयर पर्सनालिटी। अब behavioral segmentation is based on the behavior of the customers. Behavioral segmentation helps management to plan the products and marketing strategies effectively. इसमें ओकेजन यानी कौन से ओकेजन पे क्या चीज़ खरीदनी है, जैसे मदर्स डे और टीचर्स डे वो ओकेजन बताता है। फिर बेनिफिट कितना मिलता है उसमें से। फिर यूजर स्टेटस, तो नॉन यूजर, आज से पहले उसने यूजर नहीं किया, पोटेंशियल यूज कर सकता है, फर्स्ट टाइम पहले पहली बार यूज करने वाला, रेगुलर यूजर। फिर यूजेज रेट, कितनी बार यूज करता है वो, यूजर है तो कितनी बार वो चीज को यूज कर रहा है। और लॉयल्टी स्टेटस, देखो हार्ड हार्ड कोर लॉयल्स का मतलब एक ही प्रोडक्ट को हमेशा खरीदते हैं, सिर्फ एक ही ब्रांड को खरीदते हैं। लेकिन शिव सॉफ्ट कोर दो तीन ब्रांड के बीच में घूमते रहते हैं। और शिफ्टिंग यानी पहले एक खरीदते थे, उसके बाद में ब्रांड छोड़ के दूसरी ब्रांड पे चले गए। और नो लॉयल्टी का मतलब स्विचर्स, एक ब्रांड से दूसरी ब्रांच के ऊपर जाते रहते हैं। फिर आता है उसके बाद में रेडीनेस स्टेज। यहाँ पे हियर कस्टमर्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ द रेडीनेस स्टेज। सम कस्टमर्स आर अनअवेयर ऑफ द प्रोडक्ट, कुछ को पता ही नहीं है प्रोडक्ट क्या है। सम आर अवेयर, कुछ को पता है। सम आर इन्फॉर्म, किसी को इन्फॉर्म किया जा सकता है। सम आर इंटरेस्टेड टू बाय, सम हैव द डिजायर टू बाय एंड सम इंटेंड टू बाय। फिर उसके बाद आता है एटीट्यूड कस्टमर का कैसा है, एंथुजियास्टिक, पॉजिटिव, केयरलेस, नेगेटिव, इनडिफरेंट एंड हॉस्टाइल। देखो यहाँ पे ना वोटिंग का एग्जांपल दिया गया है। एंथुजियास्टिक वोटर को थैंक करेंगे वो हमेशा, पॉजिटिव वोटर्स को रीइंफोर्स करेंगे, इनडिफरेंट वोटर्स को जीतने की बात करेंगे, और नेगेटिव हॉस्टाइल की तरफ फरकेंगे भी नहीं, जाएंगे भी नहीं। अब मार्केट सेगमेंटेशन से क्या फायदा होता है, तो इससे अपने मार्केट को पहचान पाते हैं और उसमें क्या क्या अपॉर्चुनिटीज है उसको समझ पाते हैं। फिर हम प्रोडक्ट के अंदर अच्छे एडजस्टमेंट कर पाते हैं, प्रोडक्ट को डेवलप अच्छी तरह से कर पाते हैं। हमारे रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन करेंगे, जहाँ प्रोडक्ट चलने वाली उसी जगह पे जाए। मार्केटिंग प्रोग्राम एंड बजट्स बनाएंगे प्रॉपर। फिर केयरफुल टू स्मॉल फर्म्स, यूजफुल टू स्मॉल फर्म्स, छोटे फर्म के लिए उसी मार्केट में जाना कि जहाँ पे उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। यूजफुल टू डिस्टिंग्विश ग्रुप ऑफ कस्टमर, यहाँ पे पता चलता है कि कस्टमर के कौन से ग्रुप मार्केट के अंदर अलग अलग तरह की सोच रखते हैं। फिर हम क्या करेंगे, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द स्पेसिफिक नीड्स, यानी तोड़ तोड़ के अपने लिए जो पॉसिबल है ना उसी तक पहुंचेंगे कि कौन सी नीड हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। फिर डेप्थ स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द बायर इन द टारगेट मार्केट ऑल्सो बिकम्स पॉसिबल। और मार्केट डेप्थ यानी इन डेप्थ स्टडी, डिटेल में स्टडी कर सकते हैं कि बायर्स कैसे हैं। फिर मार्केटर्स इन अ बेटर पोजिशन टू नो एंड कंपेयर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज, यानी कस्टमर्स को क्या चाहिए, व्हाट डू कॉम्पिटिटर्स ऑफर एंड टू व्हाट एक्सटेंट कस्टमर्स आर सेटिस्फाइड। Yet if customers get lower satisfaction from current affair offers of competitors in a particular segment, that segment will represent excellent marketing opportunities. यानी अगर जहाँ पे कॉम्पिटिटर से सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता उन्हें ऐसे मार्केट में जाए ना, तो अपने प्रोडक्ट के सक्सेस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब रिक्वायरमेंट मार्केट सेगमेंटेशन के लिए, तो पहले तो ये आएगा, याद रखना ये इसमें से एक एमसीक्यू आएगा। पहले तो मार्केट सेगमेंट मेजरेबल होना चाहिए। मेजरेबल मतलब इसमें साइज, परचेसिंग पावर और प्रोफाइल, प्रोफाइल यानी कैरेक्टरिस्टिक, वो पता चलने चाहिए। फिर एक्सेसिबल, जिसमें अपने जा पाए वैसा, जैसे एग्जिस्टिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अपने पास होनी चाहिए, अपने पास मीडिया होना चाहिए, सेल्समैन होने चाहिए। तो सस्टेनेबल, सस्टेनेबल यानी मतलब लार्ज एंड इनफ प्रॉफिटेबल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे बहुत ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि 4 फीट से छोटे हाइट के लोगों के लिए कोई ऑटोमोबाइल कंपनी कार नहीं बनाएगी, इतने लोग होते बहुत कम है। तो ये उसके लिए जरूरी नहीं है। डिफरेंशिएबल मतलब अलग कर सके वैसा होना चाहिए।
दो चीजें सेम हो जाती हो तो एक ग्रुप में डालो चले। और एक्शनेबल, वहां तक पहुंचना अपने लिए, और प्रॉफिटेबल होना चाहिए, ये आएगा इसमें से। और कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, इसमें ये वाला एमसीक्यू है, देखिए। इसमें सिर्फ एमसीक्यू के लिए जब अपने देख रहे हैं, कॉरपोरेट लेवल, डिविजनल लेवल, बिजनेस यूनिट लेवल और प्रोडक्ट लेवल, कितने हुए? चार लेवल है स्ट्रेटेजिक प्लानिंग के। इसमें कॉरपोरेट लेवल पे दो डिसीजन, कितने रिसोर्सेज और किस तरह का बिजनेस करना है या तो छोड़ देना है। डिविजनल लेवल में अपने फंड्स का अलोकेशन अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या करेंगे। बिजनेस यूनिट में कि कोई बिजनेस को प्रॉफिटेबल मैनर में कैसे चलाया जाए। और प्रोडक्ट लेवल के ऊपर हम मार्केटिंग प्लान बनाएंगे जिससे हम मार्केट के सारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पाए। फिर प्रोसेस ऑफ कॉरपोरेट स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, तो ये खाली स्टेप्स याद रखने। पहले तो मिशन का मतलब क्या, वो आ सकता है। डिफाइनिंग कॉरपोरेट मिशन, एवरी बिजनेस मस्ट हैव अ स्पेसिफिक मिशन। देयर कैन बी चेंज इन मिशन इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज। मिशन यानी क्या, कंपनी के लिए हमारा बिजनेस क्या है, कौन हमारे कस्टमर है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कस्टमर एंड व्हाट शुड आवर बिजनेस भी, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए। अब क्लियर मिशन स्टेटमेंट क्या प्रोवाइड करता है, सेंस ऑफ पर्पस, मकसद देता है हमको। फिर उसके बाद में डायरेक्शन, गाइडेंस और एम्प्लॉय को काम करने के लिए उम्मीद देता है। और ये क्लियर मिशन स्टेटमेंट हुआ। और गुड मिशन स्टेटमेंट, दोनों एमसीक्यू है, क्लियर और गुड मिशन स्टेटमेंट याद रखना। अब सबसे पहली बात तो हम क्या देखेंगे इसके अंदर, कौन सी इंडस्ट्री में है, फिर उसके बाद में प्रोडक्ट क्या है, उसके बाद में कंपिटेंस यानी क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि जिससे हम प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर पाए, कस्टमर तक पहुंचा पाए। मार्केट सेगमेंट, क्या इतना कौन से मार्केट में हमको कस्टमर तक ये प्रोडक्ट को पहुंचाना है। और नंबर ऑफ चैनल लेवल फ्रॉम रो मटेरियल टू सप्लायर, कितने अलग अलग चैनल से प्रोडक्ट पास होगी। और जोग्राफिकल, यानी कौन कौन सी कंट्री या तो रीजन के अंदर अपने को ऑपरेट होना है। ये पहला था मिशन। फिर उसके बाद में दूसरा है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट सेपरेट डिवीजन होता है। ये तीन डायमेंशन है, ग्रुप, कस्टमर ग्रुप, कस्टमर नीड्स और टेक्नोलॉजी, याद रखने हैं ये तीन। हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के लिए सेपरेट प्लान होता है। और हर सेपरेट हर स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का खुद का कॉम्पिटिटर अलग अलग होते हैं और अलग मैनेजर भी होते हैं। अब अपने रिसोर्सेज टू एसबीयू, यानी एसबीयू में कौन से रिसोर्सेज पहुंचाए जाएंगे, कितने रिसोर्सेज अपने पास है। असेसिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटीज है। इसमें तीन ऑप्शन है, एक इंटेंसिव ग्रोथ, ये एन ऑफ नाम है, आगे ये पूरा नाम है। हैज प्रपोज प्रोडक्ट मार्केट एक्सपेंशन ग्रिड टू आइडेंटिफाई न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। इसमें मार्केट पेनिट्रेशन स्ट्रेटेजी, मतलब मार्केट में घुसना कम प्राइस पे। फिर इसके बाद में मार्केट डेवलपमेंट, मार्केट को डेवलप करना, यानी नए मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को लेके जाना। प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्ट्रेटेजी, मतलब नई प्रोडक्ट को एग्जिस्टिंग मार्केट में ले जाना। और डाइवर्सिफिकेशन का मतलब नई प्रोडक्ट को नए मार्केट में ले जाना, ये पूछेंगे इसमें सिखाएगा। फिर इंटीग्रेटिव ग्रोथ, इंटीग्रेटिव यानी पहले तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, यानी हम सप्लायर को अपने साथ में मिला लें और या तो खुद अपनी प्रोडक्ट को यानी रो मटेरियल के सप्लायर हम खुद बन जाए। फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, मतलब प्रोडक्ट को डिस्ट्रीब्यूट हम खुद करना चालू करें। और हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन मतलब हम कॉम्पिटिटर को अक्वायर कर ले या तो हम बिकमिंग इट्स ओन कॉम्पिटिटर, खुद के कॉम्पिटिटर बन जाए। अब डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी is useful when potential opportunities are available outside the present business। अब इसमें ये वाला इंपॉर्टेंट है, देखिए।
कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी। इस कैटेगरी के अंदर क्या किया जाता है? द कंपनी डिसाइड्स टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स विच हैव टेक्नोलॉजिकल एंड मार्केटिंग सिनर्जीज विथ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट लाइन्स, यानी वैसी पर नई प्रोडक्ट। फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट, यानी नई प्रोडक्ट करंट कस्टमर के लिए, लेकिन टेक्नोलॉजी बदल दी जाए। फिर उसके बाद में कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी, इसमें नए बिजनेस को डेवलप करना है जिसका कंपनी के करंट टेक्नोलॉजी से कोई ताल्लुक ना हो वैसा। तो 3 याद रखिए, ये एमसीक्यू है तुम्हारे डाइवर्सिफिकेशन ग्रोथ में। अब इसमें मार्केटिंग फिलोसॉफी है। मार्केटिंग फिलोसॉफी बहुत इजी, बट मार्केटिंग फिलोसॉफी कहाँ से डेवलप हुई और कहाँ तक पहुंची? एक्सचेंज कंसेप्ट, यानी ये बेटर नहीं लिखा है, बार्टर लिखा है। बार्टर, BARTER। द एक्सचेंज कंसेप्ट को ये इंडिकेट करता है कि मार्केटिंग का मतलब खाली प्रोडक्ट को सेलर और बायर के बीच में खाली एक्सचेंज करना, बस, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। और ये ना शॉर्टेस्ट साइटेड व्यू है और लीस्ट इवॉल्व व्यू ऑफ मार्केटिंग, नहीं ज़्यादा डेवलप नहीं है वो। मार्केटिंग ब्रोड, बहुत ज़्यादा ब्रोड है एक्सचेंज के। अब प्रोडक्शन कंसेप्ट में खाली प्रोडक्शन बढ़ाओ। हम क्या करेंगे? लोअर यूनिट कॉस्ट और लोअर प्राइस पे ज़्यादा प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पे हम ऐसा मान के चलते, याद रखो ये एमसीक्यू है। द एजम्पशन इज दैट कस्टमर गो सोनली बाय इट्स प्राइस, यानी कीमत देख के खरीदते, जितनी कम कीमत उतने कस्टमर ज़्यादा। और यहाँ पे कस्टमर्स एक्चुअली गो बाय वेराइटी ऑफ कंसिडरेशन, अपने लिमिटेशन भी है। कस्टमर सिर्फ प्राइस देख के खरीदी नहीं करता, उसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें देखता है। द प्रोडक्शन कंसेप्ट फेल्स टू सर्व एज द राइट बिजनेस फिलोसॉफी, यानी इतने अच्छा ये बिजनेस की स्ट्रेटेजी इतनी अच्छी नहीं मानी जाती। फिर प्रोडक्ट कंसेप्ट, हम बेस्ट क्वालिटी की प्रोडक्ट देंगे, प्राइस नहीं देखेंगे, इसमें प्राइस जितनी भी जाए ऊपर चलेगा, और क्वालिटी सबसे टॉप होनी चाहिए। यहाँ पे हम प्रोडक्ट एक्सेलेंस को सुप्रीम मानते हैं, प्रोडक्ट सबसे बेस्ट है। और इसके बाद में हम कस्टमर जितना चाहता है उससे भी ज़्यादा उसको प्रोवाइड करने की ट्राई करते हैं। ये प्रोडक्शन कंसेप्ट से पूरा अलग है। इसमें प्रोडक्ट एक्सेलेंस है, नई अच्छी प्रोडक्ट, नई प्रोडक्ट, अच्छी डिज़ाइन वाली प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट। इसमें लो प्राइस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। प्राइस बढ़ती हो तो बढ़े, लेकिन प्रोडक्ट अच्छी होनी चाहिए। फिर सेल्स कंसेप्ट में क्या? बेचो, सिर्फ बेचना है, यानी इसमें एग्रेसिव सेलिंग वाला कंसेप्ट है ये, सेलिंग कंसेप्ट। इसमें कस्टमर चाहे या ना चाहे उसको किसी भी हालत में बेचना है हमको, इस तरह से सोचा जाता है। यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इसका एग्जाम्पल हो सकता है। फिर मार्केटिंग मायोपिया, यानी मार्केटिंग कंसेप्ट, ये थोड़ा नैरो कंसेप्ट है, इसलिए मायोपिया बोला जाता है। द इट इज अ टर्म इंट्रोड्यूस बाय प्रोफेसर, याद रखिए 100% एमसीक्यू में आ सकता है, थियोडोर लेविट। उसने मार्केटिंग मायोपिया कंसेप्ट को डेवलप किया था। और the firm almost forgot the existence of customer and the fact that the product after all is just means to satisfy particular need of the customer। मार्केटिंग मायोपिया एंड प्रोडक्ट कंसेप्ट, याद रखो ये भी कौन से दो कंसेप्ट साथ में चलते हैं, तो मार्केट मायोपिया और प्रोडक्ट कंसेप्ट दोनों। फिर इसके बाद में कस्टमर कंसेप्ट। कस्टमर कंसेप्ट इज अ मॉडल विच शोज हाउ द ऑर्गेनाइजेशन कैन अचीव ग्रोथ बाय कैप्चरिंग एंड रिटेनिंग its customers। The customer concept model can be used to determine where the organization stands in terms of serving its customers। ये मॉडल कौन यूज करते हैं? कस्टमर। कस्टमर पे हर कस्टमर को अलग से समझना, ये इंजीनियर, डॉक्टर, सीए और लॉयर्स के लिए कस्टमर कंसेप्ट। जबकि जो सोसाइटल कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट सबसे मॉडर्न मार्केटिंग कंसेप्ट माना जाता है। इसमें कस्टमर को ज़रूरत के मुताबिक बेचना हो तो ठीक है, लेकिन साथ में जो सोसाइटी जिसको अच्छा माने ना, उसी प्रोडक्ट को कंज्यूमर को देना। मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल ये है कि जो सिगरेट के पैकेट के ऊपर जो प्रिंट होके आता है कि स्मोकिंग सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ, ये सोसाइटल कंसेप्ट के बेस के ऊपर
प्रोडक्ट बेचो लेकिन वार्न भी करो साथ में कस्टमर को कि प्रोडक्ट आपके लिए ठीक नहीं है। यानी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट को देखना सोसाइटी कंसेप्ट में आता है। अब ये डिफरेंस एक बार देख जाना। और यहाँ पे आपको फर्स्ट यूनिट की समरी खत्म होती है।